कहते हैं कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, जुनून है। पर क्या हो अगर यही जुनून एक ऐसी आफत बन जाए जो न सिर्फ दोस्तों के बीच दीवार खड़ी कर दे, बल्कि खून बहाने पर भी मजबूर कर दे। आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जहां बाजी 10 रुपयों की नहीं, बल्कि अपनी अपनी झूठी शान की थी। और उस शान को बचाने के लिए गजानन ने जो झूठ बोला, उसने पूरे मोहल्ले में आग लगा दी। तैयार हो जाइए फुटबॉल के उस अजीबोगरीब मैच के लिए जिसका रेफरी खुद नियति थी। पेश है फुटबॉल। लीजिए, वो आफत यानी फुटबॉल का खेल एक बार फिर से हमारे सिर पर आ पड़ा है। भला ये खेल बंद ही कितने दिन रहा था जो इतनी जल्दी लौट आया? अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब गजानन की नाक इस कदर कुचली गई थी कि करीब सेर भर खून बह निकला था। उसी दिन बेचारे षष्ठी चरण की टांग का भी ऐसा बुरा हाल हुआ था कि बस भगवान ही बचाए। षष्ठी चरण का वो लंगड़ाना आज तक ठीक से खत्म नहीं हुआ है। आज भी अमावस और पूरनमासी की रातों में उसके जोड़ों में ऐसा भयानक दर्द उठता है कि बेचारे को खाना पीना छोड़कर व्रत रखना पड़ता है। पर अब वो फुटबॉल का मौसम फिर से लौट आया है। अब भगवान ही जाने के इस बार इस खेल की बुरी नज़र किस अभागे के हाथ, पैर या नाक और सिर पर पड़ने वाली है। मैं तो सोचता हूं कि हमारे पंडित जी पंचांग में इस फुटबॉल के खेल का सालाना फल क्यों नहीं बताते। पंचांग में जिस तरह राजा, मंत्री और दुनिया भर की उथल पुथल या भारी झगड़ों की भविष्यवाणी होती है, वैसी ही इस खेल की भी होनी चाहिए। क्या हमारे ज्योतिषियों का इस बारे में कुछ भी कहना नहीं है? क्या ये चीज उनके ज्ञान और गिनती से बिल्कुल बाहर है? पर क्या वे लोग कसम खाकर ये बात कह सकते हैं कि ये खेल कोई मामूली या अनदेखी करने वाली चीज है? मैं भी इस बात को बहुत अच्छी तरह मानता हूं कि ये चीज सचमुच हर किसी की गिनती और समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि ये गेंद लुढ़कते लुढ़कते आखिर कहां जाकर रुकेगी, इसका कोई भी पक्का ठिकाना नहीं है। चाहे वो किसी बड़े मैदान में खेला जाने वाला असली फुटबॉल हो, या फिर मोहल्ले की तंग गलियों वाला टेनिस बॉल का खेल हो, या फिर किसी बैठक खाने में चाय की प्यालियों के बीच चलने वाली इस खेल की गर्मागर्म बहस ही क्यों ना हो। कहने का मतलब यह है कि चाहे ये शरीर से खेला जाने वाला खेल हो या बिना शरीर के ख्यालों में खेला जाने वाला फुटबॉल, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए इस बात को समझने के लिए गजानन और उसके दोस्तों का ही किस्सा ले लेते हैं। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और छमछम करके लगातार तेज बारिश हो रही थी। उस पर भी शाम के करीब 4:30 बजे से पानी का ऐसा भारी सैलाब टूटना शुरू हुआ कि किसी का भी घर से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। पर मुसीबत यह थी कि आज उनके अपने मोहल्ले की टीम का एक बहुत ही बड़ा मैच था। ये कोई हंसी मजाक या छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि IFA शील्ड का दूसरा और बहुत ही अहम राउंड था। बारिश से बचने के लिए कुछ दोस्त अनुपम के बैठक खाने में जमा हो गए थे, पर अभी तक उस महफिल में सारे लोग नहीं आ पाए थे। जिस तरह की भारी और तूफानी बारिश उस वक्त हो रही थी, उसे देखकर ये तो बिल्कुल तय था कि आज पूरी महफिल नहीं जम पाएगी। जो लोग वहां पहुंच गए थे वे सब बहुत ही बेचैनी और दिल थामकर उस मैच के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। जो लोग अभी तक उस महफिल में नहीं पहुंच पाए थे, उनमें हमारा वो गजानन भी शामिल था। नट्टू ने बेचैनी से कहा कि गजा के आते ही हमें मैच की सारी पक्की खबर मिल जाएगी। उसने पक्के भरोसे के साथ कहा कि चाहे आसमान से कितनी भी भारी बारिश हो या फिर बिजली ही क्यों ना गिर जाए, वो पागल तो मैच देखने मैदान में जरूर ही गया होगा। षष्ठी चरण ने लंबी आह भरते हुए कहा कि मेरा तो मन यही कह रहा है कि आज का खेल पक्का रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तूफानी बारिश में फुटबॉल खेलना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मैदान में तो खिलाड़ी ढंग से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, फिर भला वह खेल कैसे पाएंगे। महफिल की ये पुरानी रीत रही है कि यहाँ हर किसी का कोई ना कोई विरोधी जरूर बैठा होता है। षष्ठी चरण की बात सुनते ही ऋषिकेश के बदन में मानो आग सी लग गई और उसने कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा मन ये कह रहा है। उसने तंज कसा कि इसका मतलब तो यही है कि आज पक्का खेल हुआ है। तुम अपने मन से एक बार यह भी तो पूछ लो कि कौन सी टीम हारी है, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि असल में कौन जीता है। षष्ठी चरण जो पहले आराम से टिककर बैठा था, वो फौरन सीधा होकर बैठ गया। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा किया और अपनी गर्दन ऋषिकेश की तरफ खींचते हुए बोला कि तुम तो बस घर के कोने में अपनी सहेली के साथ टेबल टेनिस खेलने वाले इंसान हो। उसने चिढ़कर पूछा कि भला तुम जैसे खिलाड़ी को ये क्या पता होगा कि भारी बारिश होने पर खेल रद्द क्यों किए जाते हैं
उसने अपनी बात साबित करने के लिए कहा कि तुम मुझसे सीखो, क्योंकि पिछली बार मोहन बागान और डलहौजी का मैच बारिश की वजह से ही बंद हुआ था। उसने याद दिलाया कि उससे भी पिछली बार हल्की सी बारिश के कारण एरियस टीम का मैच भी स्थगित कर दिया गया था। उसने चुनौती देते हुए पूछा कि क्या तुम्हें और भी ऐसी कई मिसालें सुननी हैं? नटू ने बीच में दखल देते हुए कहा कि ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है कि हर बार बारिश होते ही खेल बंद कर दिया जाए। उसने अपनी बात का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बार तो कलकत्ता और मोहन बागान का फाइनल मैच बारिश में भी खेला गया था। उसने कहा कि आजकल पहले की तरह सिर्फ 20 या 22 टीमें तो खेलती नहीं हैं कि कोई भी मैच आसानी से बंद कर दिया जाए। नटू से थोड़ा सा समर्थन मिलते ही ऋषिकेश ने षष्ठीचरण की उन बातों का बदला लेने के लिए उस पर फिर से तीखा हमला किया। उसने षष्ठीचरण की बहन और साली के नाम का सहारा लेकर उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चिल्ला चिल्ला कर शोर मचाना ऋषिकेश की पुरानी आदत नहीं थी। उसने बहुत ही नफरत भरी नजरों से नट्टू की तरफ देखकर बहुत ठंडे अंदाज में कहा कि नट्टू बाबू, आपको इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए आप फालतू की बातें करना बंद कीजिए। उसने तंज कसा कि ऐसा लगता है मानो आईएफए की पूरी टीम षष्ठीचरण की मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं हिला सकती। उसने बहुत ही व्यंग से कहा कि अगर ये ज्ञानी कह रहा है कि खेल आज बंद है तो बस समझो कि खेल बंद ही है। षष्ठीचरण को ऋषिकेश की बातों से और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तमतमाते हुए कहा कि तुम चाहे कुछ भी कहो, पर आज का खेल पक्का बंद रहेगा। अगर तुम में जरा सी भी मर्दानगी बची है तो मेरे साथ 10 रुपए की बाजी लगा लो। उसने चिढ़कर कहा कि इस तरह औरतों की तरह ताना मारना तो कोई भी कर सकता है। उसने चुनौती देते हुए कहा कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आज खेल रद्द नहीं हुआ तो फिर तुम जो कहोगे वो मैं मान लूंगा। उसी वक्त नितई अपनी छाता मोड़ते हुए और बारिश से भीगा हुआ बैठक खाने के भीतर दाखिल हुआ। ऋषिकेश ने उसे देखते ही ताना मारा कि लीजिए, हमारे सामने जीते जागते साक्षात सबूत आ गए हैं। ऋषिकेश ने पूछा कि अरे नितू, बता तो, तेरा मामा मैच खेलने गया था, क्या वो वापस लौट आया है? नितई का स्वभाव थोड़ा कम बोलने वाला था, क्योंकि वो एक बड़े खिलाड़ी का भांजा होने का बहुत गर्व महसूस करता था। उसने बहुत ही छोटे से जवाब में कहा कि बिना मैच खत्म किए भला मेरा मामा वापस कैसे आ सकता है? अनुपम ने माहौल में थोड़ी शरारत घोलते हुए कहा कि अरे कंठी, तू तो बाजी लगाने की बात कर रहा था, फिर तू चुप क्यों हो गया? उसने हंसकर कहा कि आज बारिश के इस ठंडे दिन में अगर कहीं से 10 रुपए हाथ लग जाएं तो चाय नाश्ते का मजा 2 गुना हो जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही कमरे में बैठे बाकी दोस्तों ने तालियां बजाई और बाजी लगाने की बात का जोर शोर से समर्थन किया। सब एक साथ चिल्लाने लगे कि हाँ, बाजी लगनी चाहिए और इस बात से बिल्कुल भी पलटा नहीं जा सकता। नटू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तुम दोनों इस बाजी का फैसला आपस में तय कर लो। उसने कहा कि मैं तब तक इस बात की एक फहरिस्त बना लेता हूं कि हम सब लोग उस पैसे से क्या क्या चीजें खरीद कर मजे करेंगे। उसने हंसते हुए चुटकी ली कि वैसे भी अगर तुम लोग बाजी हारे तो पैसे तो आखिर षष्ठीचरण यानी कंठी को ही देने पड़ेंगे। षष्ठीचरण झल्लाकर बोला कि जा अपने अजीब सा तर्क कहीं और ले जा और इस फालतू की दलील पर मुझसे पैसे मत मांग। उसने तंज कसते हुए कहा कि अगर नितई का मामा अभी घर नहीं लौटा है तो इसका मतलब ये निकालना कि मैदान में मैच चल रहा है, ये तो हद दर्जे का बकवास तर्क है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तेरा मामा सड़क पर शराब के नशे में हंगामा करने के कारण पूरी रात हवालात में काट ले तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि रात भर मैदान में मैच ही होता रहा? नितई ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुस्से में पूछा कि तूने आखिर मुझे या मेरे मामा को शराबी कहा किसे है? षष्ठीचरण ने उसे पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि मैंने तो बस तेरे ही मुंह से सुनी हुई बात दोहराई है कि जब तक तेरा मामा रिसेस में शराब का एक पैग नहीं लगा लेता तब तक उसके पैरों में मैच के दूसरे हाफ के दौरान बिल्कुल भी फुर्ती नहीं आती है। नितई ने अपना दाहिना हाथ घुमाकर घूसा मारने के मुद्रा में कहा कि क्या शराब का एक पैग पी लेने से इंसान शराबी हो जाता है? षष्ठीचरण ने भी पलटकर वही सवाल पूछा कि भला मुझे ये तो बता कि क्या मामा का घर ना लौटना इस बात का पक्का सबूत है कि मैच अभी भी मैदान में चल रहा है? नितई ने चिल्लाकर कहा कि यह बात बिल्कुल पक्की है कि मैच चल रहा है। षष्ठीचरण ने भी उतनी ही सख्ती से जवाब दिया कि और यह बात भी उतनी ही पक्की है कि तेरा मामा पक्का शराबी है। नितई ने आपा खोते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर इस शराबी के भांजे का जोरदार घूंसा झेलने के लिए तैयार हो जा। वो घूंसा बिल्कुल षष्ठीचरण की नाक के निशाने पर ही जा लगा था, पर वहां मौजूद बाकी दोस्तों ने फौरन बीच बचाव करके दोनों पक्षों को शांत करवा दिया।
अगर वे लोग समय रहते नहीं रुकते तो शायद आज उस बैठक खाने में मैच के नतीजे से पहले ही किसी का लहू बह जाता। बैठक खाने के शोरगुल के बीच गजानन ने अंदर कदम रखा। उसके पहनावे से साफ झलक रहा था कि वो एक सच्चा फुटबॉल प्रेमी है, क्योंकि उसने सिर पर वाटरप्रूफ टोपी और बदन पर वाटरप्रूफ कोट पहन रखा था। उसने अंदर आते ही अपनी जेब से एक चिनिया बादाम का एक दाना निकाला और उसे चटकाकर सीधे अपने मुंह में डाल लिया। फिर वो अपना कोट उतारने लगा और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बैठक खाने का सारा शोर शराबा उन दोनों दोस्तों से हटकर गजानन के इर्द गिर्द सिमट गया। सब लोग एक साथ बोल पड़े कि देखो गजा आ गया। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि भले ही आसमान टूटकर क्यों ना गिर जाए, पर गजानन मैच देखने तो जरूर जाएगा। वे सब मजे लेते हुए पूछने लगे कि फुटबॉल तो आखिर गजा की जान है। सब ने पूछा कि मैच का क्या हाल है और आखिर कौन सी टीम हार गई है। वे सब हैरानी से बोले कि इतनी भयंकर बारिश में भला तू मैदान तक गया ही कैसे। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि अगर तू वहां पहुंच गया होता और तब बारिश शुरू होती तो बात अलग थी, पर तू तो पहले से ही तैयार होकर गया था। सबने हंसकर कहा कि गजानन बाबू अगर मैच न देखे तो उनका खाना भला कैसे पचेगा। उन्होंने गजानन के इस जुनून को देखकर कहा कि भाई साहब, क्या गजब का पागलपन है। षष्ठी चरण उस वक्त गजानन की दीवानगी को देखकर बुरी तरह से चिढ़ गया था और कोने में गुमसुम बैठा था। नितई भी अपने मामा के अपमान का बदला न ले पाने के कारण मन ही मन कुढ़ रहा था और कभी कभार तिरछी नजरों से षष्ठी चरण को देख लेता था। गजानन ने अपना कोट और टोपी उतारकर दरवाजे के पास बनी खूंटी पर टांग दिया। उसने अनुपम से पूछा कि क्या चाय तैयार हो गई है, और कहा कि पहले मेरे लिए एक कप चाय का इंतजाम करो। उसने सफाई देते हुए कहा कि मेरा तो इरादा मैच देखने जाने का बिल्कुल नहीं था, पर बिना देखे आखिर मेरा मन कैसे मानता। ये शौक उसे बचपन की उम्र से ही लगा हुआ था। गजानन ने षष्ठी चरण की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि तुम दोनों भाई इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो। उसने कहा कि तुम लोग तो ऐसे बैठे हो मानो राम और लक्ष्मण ने अभी अभी वनवास जाने की कोई बुरी खबर सुनी हो। ऋषिकेश ने उसे बताया कि षष्ठी चरण 10 रुपए की बाजी हार चुका है, इसलिए उसका चेहरा ऐसा उतरा हुआ है। गजानन ने फिक्र भरी आवाज में पूछा कि तो फिर आखिर जीता कौन है और हमारी टीम की हालत इस वक्त कैसी है। गजानन ने आराम से कुर्सी पर पीठ टिका ली और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे अपने होठों के बीच दबा लिया। माचिस की तीली जलाते हुए उसने धुआं उड़ाया और बोला कि तुम क्या पूछते हो कि कौन जीता और कौन हारा है। मैदान में घुटनों तक पानी भरा हुआ था और ऐसी हालत थी कि गेंद एक गज भी आगे लुढ़क नहीं पा रही थी। फिर भी उस खराब मैदान के बीच डॉक्टर ने जिस तरह का शानदार खेल दिखाया वो वाकई में काबिले तारीफ था। नितई जो अब तक चौकी के बीच में बैठा था वो खिसक कर कोने में आ गया और उसने बड़ी उम्मीद से पूछा कि और मेरे मामा ने कैसा खेल दिखाया। गजानन ने अपना मुंह बिचकाया और बहुत ही बेरुखी से बोला कि उनका खेल तो तीसरे दर्जे का था। उसने सलाह दी कि अगली बार जब भी मैच हो तो अपने मामा को किसी डलिया के नीचे दबा कर रख लेना ताकि वो बाहर ना निकल सकें। षष्ठी चरण के गले से एक व्यंग्य भरी आवाज निकली और नितई ने उसे गुस्से से घूरते हुए गजानन की तरफ देखा। नितई ने आग बबूला होकर पूछा कि भला तुझे फुटबॉल की समझ है भी कितनी। उसने षष्ठी चरण को चुप रहने का इशारा किया और गजानन से बोला कि तूने मुझे डलिया में दबाने की जो बात कही है, पहले ये तो देख ले कि तुझे कौन डलिया के नीचे दबाने वाला है। नट्टू ने अपनी झुंझलाहट जाहिर करते हुए कहा कि अरे तुम दोनों मामा भांजी की इस जोड़ी ने तो महफिल का मजा ही किरकिरा कर दिया है। उसने गजानन से पूछा कि उन खिलाड़ियों को तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम की तरह बूट पहनकर मैदान में उतरना था, तो फिर आखिर हुआ क्या। गजानन ने कहा कि मैदान में पानी घुटनों तक भरा था, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन बूट पहने हैं और कौन खाली पैर खेल रहा है। उसे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि यह फुटबॉल का मैच हो रहा था या फिर पानी में खेला जाने वाला वाटर पोलो। उसने जोश में आकर कहा कि डॉक्टर ने जो खेल दिखाया है उससे मुझे पुराने दौर के महान खिलाड़ी होसी की याद ताज़ा हो गई। उसने बताया कि डॉक्टर जब दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो किसी तोप से गोला छूट कर निकल गया हो और गेंद पर उसका पूरा नियंत्रण था। षष्ठी चरण ने अचानक अपनी कुर्सी घुमाई और अपना चेहरा बिगाड़कर तंज कसा कि अरे ओ गजा, तूने आखिर होसी को कब खेलते हुए देख लिया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब होसी मैदान में अपना जलवा बिखेरता था तब तो शायद तेरे दूध के दांत भी ठीक से नहीं टूटे थे। चाय आ गई और गजानन ने प्याले में एक घूंट भरते हुए अपना चेहरा और बिगाड़ा।
उसने षष्ठीचरण पर बरसते हुए कहा कि क्या तूने कभी होसी को खेलते हुए देखा था, जो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने तंज कसा कि तूने अपनी जिंदगी में भला कितने अच्छे फुटबॉलरों को खेलते हुए देखा है। उसने कहा कि तू तो बस अखबारों में छपी खबरें पढ़कर एक ज्ञानी बनने का नाटक करता है। ऋषिकेश ने बीच में टोकते हुए कहा कि तुम उसकी इन बातों पर ध्यान मत दो। उसने कहा कि ये इंसान तो बस फालतू की बातें करना ही जानता है, और ऊपर से बाजी हार जाने के बाद से इसका मानसिक संतुलन भी बिल्कुल बिगड़ गया है। ऋषिकेश ने षष्ठीचरण से कहा कि तू जल्दी से मेरे 10 रुपए निकाल कर लिया। उसने कहा कि यहां बैठकर फालतू की बड़बड़ करने से क्या फायदा, क्योंकि आज हमारी मोहल्ले की टीम जीत गई है और हमें तो उसी पैसों से दावत करनी है। षष्ठीचरण ने गुस्से में भड़कते हुए कहा कि जाओ, जाकर गंगा के पानी में अपना मुंह धोकर आओ। उसने गाली देते हुए कहा कि दावत खाने लायक शक्ल नहीं है तुम्हारी, और तुम लोग तो बस भूखे प्यासे की तरह मुंह ताक रहे हो। उसने बदतमीजी से कहा कि इससे अच्छा तो यही है कि तुम लोग गंगा की लहरों में अपनी ये झूठी डींगे भर लो और अपना पेट भरकर सीधा अपने घर चले जाओ। गजानन ने कुर्सी से सीधे होते हुए पूछा कि तू आखिर किसे झूठी डींगे मारने वाला कह रहा है। षष्ठीचरण ने बहुत ही अकड़कर जवाब दिया कि मैं तो तुम्हें ही झूठा कह रहा हूं। गजानन के बदन में गुस्से के मारे इतनी थरथराहट हुई कि उसकी आवाज ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कांपते हुए कदमों से षष्ठीचरण की कुर्सी के सामने जाकर दम भरा। उसने बहुत ही सख्ती से कहा कि अगर तू मर्द का बच्चा है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल कि क्या हौसी ने कलकत्ता में कभी फुटबॉल नहीं खेला था। षष्ठीचरण ने भी अपनी कुर्सी से थोड़ा सा तिरछा होकर और कमर को अकड़ाकर खड़े होते हुए एक और चुनौती दी। उसने तीखे तेवर दिखाते हुए पूछा कि आखिर तूने किसे मर्द का बच्चा कहा है। गजानन ने बिना डरे उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा कि मैं तो उसी इंसान से ये पूछ रहा हूं जिसने मुझे झूठा होने का ताना मारा है। षष्ठीचरण ने और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहा कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो डॉक्टर कलकत्ता के महान खिलाड़ी हौसी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसने अपना तर्क रखते हुए कहा कि हौसी तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था। गजानन भी कहां पीछे हटने वाला था। उसने कहा कि जो मुझे झूठा बोलता है उसका पूरा खानदान ही झूठा है। उसने जोर देकर कहा कि आज जिस किसी ने भी मैदान में डॉक्टर का वो शानदार खेल देखा है वही इस बात की गवाही दे सकता। षष्ठीचरण ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि खबरदार गजानन, अगर तुमने दोबारा मेरे परिवार का नाम लिया तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़कर बाहर निकाल दूंगा। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम जैसे इंसान ने बस 2-4 खेल के लफ्ज रट लिए हैं, भला तुम्हें ड्रिबलिंग और डैश की क्या समझ होगी। देखते ही देखते वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और खौफनाक हो गया। वहां मौजूद बाकी सब दोस्त ठंडे पड़े थे, पर वे दोनों योद्धा अब अपनी पूरी ताकत के साथ घूंसे तानकर एक दूसरे पर लपकने को तैयार खड़े थे। लड़ाई के उस मैदान में नटू का अंदाज एक उकसाने वाले का था, जिसके होठों पर तिरस्कार और आंखों में घोर घृणा साफ झलक रही थी। वो अपनी बातों से उन दोनों की आग में घी डालने का काम कर रहा था। उसने गजानन को रोकने का दिखावा करते हुए कहा कि गजा, तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि तुम इस गमार के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर उसने षष्ठीचरण की तरफ देखकर कहा कि तुम भी शांत हो जाओ, क्योंकि उसने गुस्से में आकर जो भी कह दिया वो अब बीत चुकी बात है। उसने नटखट अंदाज में कहा कि अगर गजानन ने तुम्हें झूठा कहा है तो इसका क्या सबूत है कि उसका पूरा खानदान ही झूठा है। उसने बीच बचाव का नाटक करते हुए कहा कि चाय ठंडी हो रही है, इसलिए तुम सब इसे पीकर शांत हो जाओ और अपनी मुट्ठियां खोल लो। गजानन ने षष्ठीचरण को ही सीधे ललकारते हुए कहा कि ले, अब तू अपने दांत तोड़वाने के लिए तैयार हो जा। उसने पैर पटकते हुए कहा कि मैं एक ऐसी जोरदार लात मारूंगा कि तू कभी दोबारा उठ नहीं पाएगा। षष्ठीचरण ने एक दहाड़ मारते हुए कहा कि अच्छा, तो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने लगा है। उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए गजानन के ऊपर छलांग लगा दी। अगले ही पल वहां कुश्ती और धक्का मुक्की का एक ऐसा मंजर शुरू हो गया कि वे लोग कभी उल्टी पड़ी कुर्सियों पर टकराते तो कभी मेज के नीचे जाकर गिरते। उस वक्त वे लोग जो भाषा बोल रहे थे उसके सामने तो गजानन और षष्ठीचरण के पहले के शब्द बहुत ही शिष्ट और सभ्य लग रहे थे। नितई ने बीच में कूदकर दोनों पर कुछ घूंसे बरसा दिए, क्योंकि वो षष्ठीचरण और गजानन दोनों से ही बहुत ज्यादा नाराज था। बाकी सब दोस्त उन दोनों को अलग करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, पर वे दोनों एक दूसरे के चंगुल में ऐसे फंस गए थे जैसे किसी मजबूत लोहे की जप्त में दब गए हों। तभी अनुपम अचानक जोर से चिल्लाया कि देखो देखो, गजानन की नाक से तो खून बह रहा है, और ये तो सचमुच खून की नदियां बह रही हैं। सब लोग घबराकर फौरन हरकत में आ गए और 2 कुर्सियों को हटाकर उन दोनों के बीच से गजानन को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही गजानन सीधा होकर बैठा, उसकी नाक से खून की धार और भी ज्यादा तेज रफ्तार से निकलकर बहने लगी। कमरे में एक अचानक खलबली मच गई और सब लोग डर के मारे पानी लाओ, टिंचर आयोडीन लाओ और गेंदे के पत्तों का रस लाओ जैसी अजीब सी बातें चिल्लाने लगे। 1000 कोशिश करने के बाद भी उसकी नाक से बहता हुआ वो खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
वहां मौजूद हर किसी की अपनी अपनी राय और अंदाजे के कारण मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। किसी ने कहा कि उसके सिर की नस फट गई है, तो किसी ने दावा किया कि उसकी नाक और आसपास की एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बची है। कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि जरा चेक कर लो कि इसके दांत ठीक हैं या नहीं, और किसी ने तो मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस को फोन करने की भी सलाह दे दी। कुछ डरे हुए दोस्तों ने अपनी राय दी कि उसे इतनी गंभीर चोट लगी है कि शायद वो अस्पताल पहुंचने तक जिंदा भी ना बच पाए। ठीक उसी वक्त सड़क के सामने से एक टैक्सी गुजर रही थी, जिसे अनुपम ने झंडा दिखाकर फौरन रुकवा लिया। अनुपम ने कहा कि ये सब फालतू की बातें छोड़ो और इसे जल्दी से हमारे डॉक्टर की डिस्पेंसरी ले चलो। नटू ने बीच में टोकते हुए कहा कि डॉक्टर तो अभी उस तरफ मैच देखने गया है और खेल खत्म होने के बाद वो काफी देर तक वहां समय बिताता है। अनुपम ने कहा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर ना सही पर कम से कम कंपाउंडर धनेश बाबू तो वहां मिल ही जाएंगे, जो उसे प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड तो दे ही सकते हैं। उसने गजानन की पीठ थपथपाते हुए हौसला बढ़ाते हुए कहा कि गजा, उठ खड़ा हो, डरने की कोई बात नहीं है और तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस थोड़ी सी खाल ही छिली है। शायद गजानन को चोरी छिपे घूंसे मारते हुए नितई को अचानक अपने मामा के इस हाल पर थोड़ा तरस आ गया था। उसने बहुत ही हमदर्दी भरे लहजे में कहा कि गजा, बिल्कुल मत डरना और अपने इष्ट देव का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। उसने बहुत प्यार से पूछा कि बता, तुझे इस वक्त क्या खाने का मन है और क्या तू अपनी मां से मिलना चाहता है? इतनी देर तक तो सारे दोस्त गजानन को ही घेरे खड़े थे। जब वे लोग गजानन को सहारा देकर उठा रहे थे तो कुछ लोगों की नजरें धीरे से खिसक कर षष्ठी चरण की तरफ गईं। वो अपने चेहरे को दर्द के मारे पूरी तरह बिगाड़े हुए बैठा था और अपने पैर की पिंडली को दोनों हाथों से जोर जोर से दबा रहा था। उसने बहुत ही दबी हुई आवाज में कहा कि कुर्सियां गिरने से मुझे बहुत गहरी चोट लग गई है। हाय रे, मैं तो मर गया। जब अनुपम और नटू और ऋषिकेश मिलकर गजानन को टैक्सी के अंदर बैठा रहे थे तो नितई फुर्ती से दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम लोग गाड़ी लेकर अभी यहां से मत चले जाना, क्योंकि हमें अपने साथ षष्ठी चरण को भी ले जाना होगा। उसने बताया कि उस बेचारे की टांग का भी बहुत बुरा हाल है और वो भी दर्द के मारे बेहाल हो रहा है। डिस्पेंसरी पर पहुंचते ही डॉक्टर बहुत हड़बड़ाहट के साथ बाहर निकल कर आया। उसने फौरन पूछा कि क्या मामला है और क्या तुम लोग किसी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए हो। उसने कहा कि इसे जल्दी से ऊपर लेकर आओ और देखो कि षष्ठी चरण को आखिर कहां पर ज्यादा चोट आई है। डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों मिलकर उन दोनों का इलाज करने में जुट गए। पट्टियां बांधते हुए डॉक्टर ने बहुत ही नाराजगी से पूछा कि क्या तुम लोग फुटबॉल की बहस करते करते ही एक दूसरे को खत्म कर दोगे। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि तुम लोगों की ये फिजूल की हरकतें एक ना एक दिन तुम सबको मौत के मुंह में ले जाएंगी। अनुपम ने एक बड़े बुजुर्गों वाले लहजे में कहा कि गजानन, आज तो बस मौत के मुंह से ही वापस आया है। उसने कहा कि गनीमत है कि आप समय रहते डिस्पेंसरी आ गए, वरना आज तो गजानन का काम ही तमाम हो जाता। डॉक्टर ने बहुत ही हैरानी और अचरज भरी निगाहों से सबको देखते हुए पूछा कि आखिर आप लोग किस खेल की बात कर रहे हैं। उसने साफ साफ बताया कि आज तो बारिश की वजह से फुटबॉल का मैच पहले ही रद्द कर दिया गया था और ये बात उन्हें फोन पर बता दी गई थी, इसीलिए वो खुद भी कहीं बाहर नहीं निकला। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे दोस्तों के होश फाख्ता हो गए और वे सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। षष्ठी चरण कुछ कहना ही चाहता था कि दर्द की लहर उठते ही वो मारे टीस के चिल्ला उठा। नट्टू ने गुस्से और हैरानी के मिले जुले स्वर में गजानन की तरफ देखते हुए कहा कि तो फिर तूने इतनी लंबी चौड़ी कहानी कैसे गढ़ ली। उसने पूछा कि क्या तूने खुद अपनी आंखों से मैच देखा था और क्या ये सब नाटक तूने बस हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया था। नट्टू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि तू तो डॉक्टर का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आप खुद ही देख लीजिए। उसने तंज कसते हुए पूछा कि क्या आप गजानन को मिर्गी का दौरा पड़ गया है या फिर वो वाकई में किसी गहरे सदमे में है। डॉक्टर के चेहरे पर एक बहुत ही धीमी और अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। उसने बहुत ही शांत भाव से कहा कि गजानन को मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा है, पर इसे अभी इस वक्त और ज्यादा मत परेशान करो, क्योंकि इसकी हालत अभी ठीक नहीं है। तो मैदान में तो डॉक्टर ने कोई गोल नहीं किया, पर गजानन की उस एक झूठ ने पूरे मोहल्ले का खेल बिगाड़ दिया। सोचिए, जिस चोट का दर्द वो लोग डिस्पेंसरी तक उठा ले गए, क्या वो पैरों की थी या उनके उस अहंकार की जो बिना मैच खेले ही हार गया था। अक्सर हम हकीकत से ज्यादा उन कहानियों पर यकीन करने लगते हैं जो हमारे जुनून को हवा देती हैं, चाहे फिर वो फुटबॉल का मैच हो या जिंदगी का कोई और भ्रम।
आज की इस दास्तान ने यही तो सिखाया कि जब हम सच की जगह अपनी कल्पनाओं के मैदान में दौड़ते हैं तो गिरना और चोट खाना ही हमारी नियति बन जाती है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मैच बहुत शानदार था, तो जरा ये जरूर देख लीजिएगा कि क्या कहीं बारिश तो नहीं हो रही थी। बने रहिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड के साथ। अगली दास्तान में फिर किसी मुलाकात होगी। तैयार रहिए। समाप्त।